बच्चों, आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 11 का एक टॉपिक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सा भोजन परिरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो भोजन परिरक्षण कहते किसे हैं और भोजन परिरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, ये हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को समझ तो रही है आप, साथ ही साथ में आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और इसको याद भी कीजिएगा, जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ वो सब चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि भोजन परिरक्षण से क्या तात्पर्य है। भोजन परिरक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भोजन परिरक्षण को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। तो अपन फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं और उसका क्या अपने लिए उपयोगिता है वो अपन देखेंगे। तो भोजन परिरक्षण से तात्पर्य होता है खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों पदार्थों को सूक्ष्म जीवों एवं कीड़े मकोड़े और बूंदों से दूर रखने के लिए लंबे समय तक संरक्षण प्रदान करना। परिरक्षित पदार्थों को काम में लाना। हाँ भाई, तो मैंने देखा कि फूड प्रिजर्वेशन से तात्पर्य होता है कि खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों मतलब माइक्रोबैक्टीरिया जो अपने होते हैं एवं कीड़े मकोड़े व फफूंदों से बचाकर के लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, संरक्षित मतलब प्रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए, जो अपने खाद्य पदार्थ हैं करने के लिए परिरक्षित मतलब प्रिजर्वेटिव पदार्थ होते हैं। जैसे कि आपका अचार होता है और आप अचार के अंदर क्या डालते हो, नमक डालते हो, मसाले डालते हो, तेल डालते हो। ये अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सॉस लेके आते हो मार्केट से, तो आपको सॉस के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्या मिलता है, आपको केमिकल्स वगैरह उसमें मिले हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चीज आराम से परिरक्षित रहती है। ठीक है, सॉस लंबे समय तक चलती है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो उसमें मिला दिए जाते हैं ताकि वो भोज्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक काम में आ सके। लिख लो इसको एक बार। चलो,
भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी समझा रही हूँ, क्वेश्चन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं बात लॉकडाउन का और इस तरीके की स्थिति चल रही है कोरोना की। तो ऐसी स्थिति में अपन हर चीज को क्वेश्चन के व्यू के साथ उत्तर को भी समझते चलते हैं, ताकि अगर एग्जाम कंडक्ट आपका होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, अपन पढ़ रही कक्षा 11 तो कक्षा 12 में आएंगे क्वेश्चंस, आएंगे ना पेपर में, तो आप क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर सके वो समझ। आई बात समझ में। तो भोजन परिरक्षण का मतलब हो गया सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाएंगे। अब भाई कैसे बचाएंगे, उसमें रासायनिक पदार्थों का, मिर्च मसाले इन सब का प्रयोग करें। ऐड हो रही हूँ, पॉज करके लिख लेना एक बार, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भोज्य पदार्थों को विषाक्त सॉरी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो भोज्य पदार्थ को जो विषाक्त बनाते हैं देखते हैं अपन। बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है इसलिए मास्क लगा हुआ है, ठीक है। भोज्य पदार्थों को जीवाणु, विषाणु एवं अपन बात करते हैं वो है अपना खमीर आदि भोजन को विषाक्त बनाता है। अब आपके माइंड में एक बार वर्ड आ रहा होगा कि मैम विषाक्त का मतलब क्या होता है। विषाक्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों भोज्य पदार्थ को क्या बनाना, टॉक्सिसिटी युक्त, विषैले पदार्थों से युक्त बनाना विषाक्तता कहलाता है। आपने देखा होगा कई बार भोजन पदार्थ क्या करते हैं, स्वयं खराब होने लग जाता है। ब्रेड होती है, ब्रेड पे डेट आती है, अगर आपने देखकर कभी खरीदी हो तो कि ये ब्रेड 3 से 4 दिन में खराब हो जाएगी। उसमें डेट आ जाती है बेस्ट बिफोर 9 अक्टूबर, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि 9 अक्टूबर से पहले ये चीज खराब हो जाएगी। अगर अभी तक ब्रेड देख करके नहीं खरीदते हो तो आप देख के खरीदना डेट से। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन के साथ साथ टॉक्सिसिटी जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है भोजन के अंदर, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोज्य पदार्थ को खराब बना देते हैं। तो उसमें अपने होते हैं जीवाणु। अब भाई पपीता आपने देखा होगा, थोड़े दिन के बाद पपीते के ऊपर फंगस आने लग जाती है, आती है ना वाइट वाइट सी। दाल को अगर रख दिया जाए 2-4 दिन तक बाहर ऐसे ही, तो उसमें क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी और वो खराब हो जाएगा। अब वो किसके कारण होता है, वो होता है अपना जीवाणु के कारण। आगे बात समझ में, इस चीज को क्वेश्चन के साथ साथ समझते भी चलो ब्रेन के ऊपर, ठीक है। फिर है विषाणु, कोई केमिकल से भी खराब नहीं है।
एवं खमीर। खमीर में मैंने आपको बताया, आपने ब्रेड बनाई, आपने नान बनाई, आपने इडली बनाई, आपने खमन बनाया या आपने बनाई जलेबी। अब भाई वो 5 दिन तक तो यूज नहीं ले सकते ना हम रख के, आपने बनाया और उसको आपने 1 या 2 दिन में आपको काम में ले लिया, तब तक तो उसमें रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ नहीं होती हैं। उसके बाद में उसमें रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ होने लग जाती हैं, जो भोजन में विषाक्तता बनाता है, अर्थात जो भोजन में टॉक्सिसिटी जो होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखना और याद भी करना। ठीक है, तो भाई जीवाणु हुए, विषाणु हुए, खमीर हुआ, ये सब भोज्य पदार्थ को क्या बना देता है, विषाक्त बना देता है, टॉक्सिसिटी बना देता है। विषाक्तता मतलब विषैले पदार्थ युक्त, क्या बना देता है, विषैले पदार्थ युक्त। एक बार छोटा सा यहाँ पे लिख लेना, मैं कंफ्यूजन नहीं हूँ आपको। विषाक्तता मतलब ही क्या हो गया, ठीक है, क्या बना रहा है, विषैले पदार्थ युक्त बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम अपना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है अपना, निर्जलीकरण की मुख्य विधियां बताइए। तो निर्जलीकरण की मुख्य विधियां होती हैं अब एक बार लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ ये लैंग्वेज है। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि निर्जलीकरण की मुख्य विधियां बताई, कौन कौन सी विधि होती है जिससे भोज्य पदार्थ को निर्जलीकरण किया जाता है। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि मैम निर्जलीकरण क्या होता है, ये तो आप घर में बताए ही है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। निर्जलीकरण की 2 मुख्य विधियां होती हैं, कृत्रिम और निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, अपन पढ़ रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन, भोजन परिरक्षण, भोज्य पदार्थ में से जल को निकाल लेना। क्या होता है, भोज्य पदार्थ में से जल को निकाल लेना ताकि वो लंबे समय तक क्या हो रख सके, परिरक्षित हो सके और आप उसको काम में ले सके। आई बात समझ में। एग्जाम्पल फॉर अगर अपन बात करते हैं कि कोई सा भी अपन देख लेते हैं, लाइक कैरी जो होती है, कैरी समझते हैं आप, आम जो होता है उसका कच्चा रूप क्या कहलाता है, कैरी कहलाता है। और कैरी में से पानी को निकाल लिया, अब जब कैरी में से पानी को निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाती है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो गई और ड्राई फॉर्म में आपने उसका क्या बना लिया, पाउडर बना लिया। क्या बना लिया, पाउडर बना लिया। तो ये वाली जो कंडीशंस होती हैं वो निर्जलीकरण कहलाती है। आई बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
या बहुत सारे ऐसे अपने पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अपने पास भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको परिरक्षित करने के लिए उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। आप सोचो क्या, बहुत बेसिक सा मैं आपको बताती हूँ, वो है अपना निर्जलीकरण का एग्जाम्पल दूध। अब आप सोचेंगे दूध में से निर्जलीकरण कैसे हो गया मैम, तो दूध को भी प्रक्रियाओं के द्वारा निर्जलीकृत किया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है जो निर्जलीकरण किया जाता है उससे दूध का पाउडर बना दिया जाता है। आता है ना मार्केट में मिल्क पाउडर, कि जहाँ पर दूध की उपलब्धता नहीं हो पाती है जनरल बेस पे भी लोग बाग भोज्य पदार्थों में दूध की जगह दूध पाउडर का, मिल्क पाउडर का यूज करते हैं। या फिर टमाटर का, अपन टमाटर जो पीते हैं जैसे पानी में डालते हैं वो थिन हो जाता है, ठीक है, और वैसे वो अपन को पाउडर फॉर्म में मिलता है। आ रही है बात समझ में? ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब निर्जलीकरण के एग्जाम्पल है। निर्जलीकरण क्या होता है वो लिख लो एक बार, इसको भी लिख लो, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज थी वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है प्यारे बच्चों की विभिन्न यंत्र होते हैं उनके माध्यम से उस भोज्य पदार्थ का जल निकाल, जो पानी कंटेंट होता है वो जल रहित बना दिया जाता है। वो वाली कंडीशंस में अपन देखते हैं तो वो आती है अपनी कृत्रिम के अंदर। और प्राकृतिक में क्या आती है कि जो प्रकृति के द्वारा होता है, भाई अपन ने मशीनों की सहायता से किसी भी भोज्य पदार्थ को, ठीक है, अपन ने कोई प्लांट लगा रखा है और उसके थ्रू अपन पानी को भोज्य पदार्थ का निकाल रहे हैं, वो तो भी कृत्रिम प्रोसेस। और वहीं पे अपन बात करते हैं, अपन बात कर रहे हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में आपने सन के, सूरज के कॉन्टैक्ट में आपने देखा लोग बाग अपने छत पे भोज्य पदार्थ को सुखा के रखते हैं, है ना। मिर्च हो गई, मिर्च को सुखा दिया आपने, गीली मिर्च की सुखा दिया, निर्जलीकृत हो गई, वो सूख गई और सूखने के बाद में आपने पाउडर बना लिया और पाउडर बनाने से क्या हो गया, आपने भोजन का परिरक्षण कर लिया और आपने उसको लंबे समय तक काम में ले लिया। चलिए भाई लिख लेना, साइड में पॉज करके आगे चलते हैं। भाई इसको लिखने के साथ साथ इसको समझा करो, है ना। जितना अपन समझेंगे उतना जल्दी अपन को वो चीज इजी लगेगी। अब ये भी लिख लो। हाँ भाई, तो मैंने क्या देखा कि जो निर्जलीकरण की क्या तात्पर्य होता है, तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को जल रहित बनाकर, मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको निकाल देंगे और बना करके लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। मतलब परिरक्षित मतलब उसको प्रिजर्व करा जा सकता है, भविष्य में उसकी उपयोगिता को काम में ली जा सकती है। ठीक है, लिखो एक बार।
लिख लेना, याद भी करना। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है आपका कि कटा हुआ सेब का भूरा होना कौन सी प्रक्रिया होती है? कटा हुआ सेब का भूरा होना जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कहाँ से बता दिया? भाई ये इसलिए बता दिया आपको कि प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है क्लास 11 में। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, चाहे सेब हो चाहे अपने पास हो बैगन, बैगन में अपन देखते हैं कि उसमें आयरन कंटेंट होता है और हमेशा उसको पानी में इसलिए ही काटा जाता है क्योंकि जैसे ही उसको काटते हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी आयरन कंटेंट अच्छा होता है सेब में भी। ठीक है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि वो भोज्य पदार्थ जल्दी से खराब हो जाता है, इसीलिए हमेशा से काटने के बाद तुरंत आप उसका इनटेक कर लीजिए, उसको खा लीजिए। लिख लीजिए आगे से। चलिए क्लियर है ना? परिरक्षक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो भोज्य पदार्थ, वे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु, विषाणु एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। परिरक्षक कहलाते हैं। तो पहले क्या देखा कि परिरक्षक पदार्थ किसे कहते हैं? तो परिरक्षक पदार्थ क्या होता है? परिरक्षक पदार्थ वे पदार्थ होती हैं जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु, विषाणु एवं जो रासायनिक सूक्ष्म जीव होते हैं
उनके वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए इन्हें परिरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। भाई किससे रक्षा करेगा वो? जीवाणु से, विषाणु से, सूक्ष्म जीवों से। किसकी करेगा? भोज्य पदार्थ की। बहुत बेसिक समझाया मैंने, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। चलिए, भोजन परिरक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब घर पे उपस्थित जो केमिकल्स होते हैं, लाइक अपन ने ऑयल ले लिया या नमक ले लिया या हल्दी ले ली या मसाले ले लिए, सौंफ है, जो भी अपन अचार में डालते हैं। तो आपने चीनी एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। मीठे नींबू के अचार में बस 70% शुगर डालते हैं। भाई क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को परिरक्षण प्रदान कर रही है। परिरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। ये भी अपन ने देखा है। एंड देन अपन ने देखा केमिकल्स, मैंने आपको बताया सोडियम बेंजोएट, मेटाबाइसल्फाइड, ये सब क्या है? केमिकल्स होते हैं जो भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक परिरक्षित करते हैं। अब एग्जाम्पल फॉर घर का अचार बनाएंगे तो अपन घरेलू परिरक्षक डालते हैं, है ना, जो सालों साल चलता है, जो आपकी दादी, नानी या मम्मी या घर पे कोई भी बनाता है या आप स्वयं बनाते हैं, तो वो हो गई घरेलू परिरक्षक वाले जितने भी मैंने आपको बताई चीजें, वो हो गई। और रासायनिक में अपन देखते हैं मार्केट में उपलब्ध होने वाले, ठीक है। तो मार्केट से आप अचार लाओगे उसमें तरह तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चाहे वो सॉस ले लो, चाहे वो जैम ले लो, चाहे वो जेली ले लो, एनीथिंग यू आर टेकिंग, कुछ भी चीज ले लो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सब कुछ क्यों लंबे समय तक परिरक्षित रहता है? क्यों वो व्यक्ति 10-10 दिन तक वो चीज सेल आउट कर पाता है? क्योंकि वो केमिकल्स युक्त होते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, तो लिख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है भोजन परिरक्षण का क्या महत्व है? तो भोजन परिरक्षण का महत्व होता है भोजन परिरक्षण द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। लिख लो एक बार, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लेना और बोल बोल के लिखना, ठीक है। जैसे बचपन में बोल बोल के लिखते थे ना तो याद होता था दिमाग में, तो वही वाली प्रक्रिया अब निभानी है अपन को,
उद्देश्य भी याद करना, ठीक है। चलिए, भोजन परिरक्षण का क्या महत्व है? भोजन परिरक्षण द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? परिरक्षित किया जा सकता है, इसलिए अपन भोजन परिरक्षण की विधियां अपनाते हैं। तो ये बच्चों आज अपन ने भोजन परिरक्षण की 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे और साथ ही साथ में समझे। उद्देश्य लिखने और समझने का ये है कि जब भी परीक्षा होएगी, है ना, होगी अर्धवार्षिक वार्षिक जो भी, तो उस स्थिति में आप हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे उत्तर देना होगा और उसमें क्या क्या समझना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते चलो।